जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो चौथे सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस्ड एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में है। और मेरी इस वीडियो बनाने का सबसे पहला मकसद तो ये है कि मैं उन परेशान हाल स्टूडेंट्स का मसला हल करूं जो बेचारे समझ नहीं पा रहे कि हमने इस सब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ें तैयार करनी है, किस तरह तैयार करनी है, कहाँ से तैयार करनी है। क्योंकि उनके ख्याल में जो भी कुछ यूनिवर्सिटी ने आउटलाइन के अंदर दिया हुआ है वो चीज़ें तो किसी भी किताब के अंदर मौजूद नहीं हैं, और ना ही कोई टीचर उन्हें प्रोड्यूस करने के काबिल है, ना ही कोई टीचर इतनी दर्द सर लेता है कि जनाब वो वहाँ से लेकर उनको वो दे। इतनी हेडेक कोई नहीं लेता कि चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर करके स्टूडेंट्स को दी जाएं। तो लिहाजा हमने क्या काम करना है इस वीडियो के ज़रिए समझना ये है कि हमने एडवांस्ड एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग में करना क्या है, करना कैसे है, कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रॉपरली आपने तैयार करने हैं। और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब तो एग्ज़ाम बिल्कुल सर के ऊपर आ गए हैं, अब हमने इसकी तैयारी क्या करनी है। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी एडवांस्ड एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग की तो ऑलरेडी 80% के करीब तैयारी है, और बाकी की 20% तैयारी इंशाल्लाह मैं कर लूँगा या कर लूँगी। तो अब हम चलते हैं जनाब आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन का एक एक नुक्ता आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि आउटलाइन में दी गई सारी चीज़ें सिर्फ याद करने वाली नहीं हैं, आउटलाइन में दी गई कुछ चीज़ें अप्लाई करने वाली भी हैं। मतलब जो कुछ आपने पिछले सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें प्रॉपरली, और उसको इस चौथे सेमेस्टर के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों पर अप्लाई करके दिखाएँ। तो तकरीबन हर एक कंटेंट की, हर एक आउटलाइन की जो चीज़ है उसके दो हिस्से हैं। सबसे पहले तो हम रीडिंग स्किल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें थ्योरी के अंदर लाजमन तौर पर आपको आनी चाहिए वो है SQ3 और स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। आप जानते हैं कि ये रीडिंग की स्किल्स हैं जो हम ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर्स के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हमने इस सेमेस्टर के अंदर इनको अप्लाई करना है। इनको अप्लाई कहाँ पे करना है जी? आपने कोई भी एक्सपोजिटरी रीडिंग वाला ऐसे ले लेना है। एक्सपोजिटरी रीडिंग से मुराद है ऐसा कोई रीडिंग जिसके अंदर किसी चीज़ की प्रॉपर वजाहत की गई हो, किसी टॉपिक को बड़ी वजाहत के साथ डिस्कस किया गया हो। आप जानते हैं कि पैराग्राफ और ऐसे की जब हम टाइप्स वगैरह को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी एक टाइप हमें नज़र आती है जी, एक्सपोजिटरी ऐसे या फिर एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। ये ऐसी चीज़ें होती है, ये ऐसी रीडिंग या राइटिंग होती है कि जिसके अंदर आपने क्या काम करना है, आपने देखना है कि कौन से टॉपिक को डिस्कस किया गया है। मैंने यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर टॉपिक आपको दिया है अनएम्प्लॉयमेंट। इसके ऊपर अगर आपको कोई ऐसे मिल जाता है जिसके अंदर प्रॉपरली अनएम्प्लॉयमेंट की वजाहत की गई है तो आपने देखना ये है इन स्किल्स की रोशनी में कि ऐसे का मकसद क्या था, ऐसे के अंदर क्या इशू डिस्कस किया गया है, ऐसे के अंदर पैराग्राफ्स की तरतीब क्या रखी गई है, जुमलों की तरतीब क्या रखी गई है, कहाँ पर टॉपिक सेंटेंस है, कहाँ पर सपोर्टिंग डिटेल्स है और कहाँ पर कंक्लूडिंग सेंटेंसेस हैं। आपने ओवरऑल की आइडिया भी देखना है कि ओवरऑल क्या फिर सारा मामला बना, क्या बातें हो रही हैं, अहम पॉइंट क्या हैं, और आपने सारी डिटेल्स वगैरह देखनी हैं। उसके बाद जनाब आपको कहा गया है रीडिंग स्किल में कि आपने ओपिनियन रीडिंग भी अटैम्प्ट करनी है। ओपिनियन रीडिंग से मुराद ऐसी रीडिंग होती है कि जहाँ पर राइटर ने अपने किसी आर्टिकल में, टॉपिक में, ऐसे में, किसी भी चीज़ में जो भी उसने लिखी है वहाँ पर किसी चीज़ के हक़ में या उसके ख़िलाफ़ वो बात करता है, अपना ओपिनियन देता है, तो उसको हम ओपिनियन रीडिंग कहते हैं। अब मैंने फ़र्ज़ किया हुआ है कि जी फ़र्ज़ करते हैं हम ओपिनियन रीडिंग में कोई ऐसे ले लेते हैं कि जहाँ पर राइटर ने फ़ास्ट फूड के बारे में बात की है, उसके हक़ में बात की है या उसके ख़िलाफ़ में बात की है, ये आपने पता चलाना है। तो हमने देखना है कि राइटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो है राइटर का वो क्या है, क्या वो फास्ट फूड के हक़ में है या ख़िलाफ़ है, उसका लहजा कैसा है। बाई एस का मतलब होता है जी तासुब रखना। तो आपने देखना है कि क्या वो उसका ओपिनियन जो है वो फास्ट फूड के हक़ में है या उसके ख़िलाफ़ में है, और जो भी उसका पॉइंट है फिर उसको सपोर्ट करने के लिए उसने कौन से दलाइल दिए हैं।
ये चीज़ें अब आपने प्रैक्टिकली किसी भी ऐसे को या किसी भी ओपिनियन या एक्सपोजिटरी रीडिंग को लेकर ये चीज़ें आपने तलाश करनी हैं, ये चीज़ें तलाश करनी हैं। तो ज़ाहिर बात है इन चीज़ों का पहले तो आपको पता हो कि ये क्या होती हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, तो फिर आप इनको तलाश कर लेंगे और इसमें ये तीनों स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, टू डिटरमिन मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स इन कोर्स मटेरियल। आपके सिलेबस के अंदर जो भी चीज़ें हैं, आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको कुछ भी कोई ऐसे अल्फाज, अनजान अल्फाज आ जाते हैं जिनको आप पहले से नहीं जानते हैं, तो आपने उनका मतलब पता करना है और कोई मुश्किल काम नहीं। और ये काम तो हम वैसे भी कर लेते हैं, जब भी कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो हम साथ साथ उसका मीनिंग डिक्शनरी से पता कर लेते हैं या मोबाइल से पता कर लेते हैं, तो ये कोई डिफरेंट चीज़ तो नहीं। उन्होंने कहा जी कि आपने इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में अल्फाज का मतलब देखना है, आपने वर्ड एनालिसिस कर लेना है, आपने वर्ड की फैमिलीज़ पता कर लेनी है। वर्ड की फैमिलीज़ पता करें, अफिक्सेस पता करें, मतलब जो भी मुश्किल कोई लफ्ज़ है उसकी फैमिली देख लें, क्या क्या आगे बन रही है, क्या क्या अल्फाज उससे आगे बन रहे हैं। इससे भी अल्फाज का मतलब काफ़ी वाज़ह हो जाता है। अफिक्सेस पता कर लें जी कौन से हैं, तो आपको वर्ड का मीनिंग बड़ा वाज़ह हो जाता है। मिसाल मैंने दी है जी, ये एक रूट वर्ड है ईट, इससे पहले बी लगा देंगे तो बन जाएगा बीट, बी एल लगा देंगे तो ब्लीट, सी एच लगा देंगे तो चीट। तो ये मैंने एक आपको मिसाल दे दी है कि ये वर्ड फैमिलीज़ ऐसे बनती हैं। एक रूट वर्ड होता है, एक बुनियादी वर्ड होता है, और उसके साथ आप आगे पीछे वर्ड जोड़कर डिफरेंट उसकी फैमिली के मेंबर्स बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको काफ़ी हद तक वर्ड की फैमिलीज़ बनानी भी आ जाती हैं और उनका मतलब भी आ जाता है। तो आपने ये काम भी यहाँ पे करना है, आपने अनजान अल्फाज की फैमिली ढूंढनी है और उनके मतलब पहचानने की कोशिश करनी है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं। यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्लूज़, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसका कॉन्टेक्स्ट पता करें कि ये किस तनाजुर में लिखा गया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका मकसद क्या है, राइटर ने क्या लिखा है। मतलब वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बता दी हैं, आप ये पहचानने की कोशिश करें कि ये जो लफ्ज़ का मुझे मतलब नहीं आ रहा, ये लफ्ज़ किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट भी, बैकग्राउंड भी काफ़ी हद तक उस लफ्ज़ का मतलब क्लियर करने में हेल्प कर देता है। प्रैक्टिकली काम ये करें कि लाइब्रेरी में चले जाएं और वहाँ पर जाकर आप मुख्तलिफ मुश्किल अल्फाज के मानी पता कर लें। ज़ाहिर डिक्शनरी भी आपको वहाँ से मिल जाएगी, वर्ड फैमिलीज़ भी अक्सर डिक्शनरीज़ में दी होती हैं, और कॉन्टेक्स्ट क्लूज़ जो है वो आपने ख़ुद फाइंड आउट करने हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर कोई हैवी काम नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद जनाब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, स्टडी स्किल्स की तरफ। तो थ्योरी में अगर चले जाएं तो उन्होंने कहा जी ग्राफ आपके सामने आएंगे या कोई और विजुअल चीज़ें आएंगी, मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो आपके सामने बनी होंगी, डिस्क्राइब नहीं की होंगी, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं होगा, सिर्फ बनी होंगी। कोई डायग्राम हो सकती है, कोई ग्राफ हो सकता है, कुछ और हो सकता है। आपने क्या करना है कि इंग्लिश में उनकी तशरीह करके बताना है इसके अंदर क्या हो रहा है। ये काम मैंने थ्योरी में इसलिए लिखा हुआ है कि इसके लिए बाकायदा टॉपिक्स की सूरत में चीज़ें आपकी बुक में मौजूद हैं। उसके बाद कोई भी मतलब स्टडी स्किल्स की आप बुक उठा लें, कम्युनिकेशन स्किल्स की, ये काम लाजमी होगा कि सामने कोई ग्राफ या कोई डायग्राम बनी होगी और नीचे उसको फिर डिस्क्राइब किया होगा। तो ये स्किल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद है जनाब आपने जी ऑब्जेक्टिव टेस्ट तैयार करने के लिए हर काम करना है। मतलब आपने ट्रू फॉल्स किस तरह तैयार करने हैं आपको पता हो, MCQs आपने कैसे तैयार करने हैं जी आपको पता हो। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, हम बचपन से ही ट्रू फॉल्स और MCQs टाइप क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो ये भी कोई ख़ास चीज़ नहीं। लर्न कंटेंट फ्रॉम टेक्स्ट क्लास मटेरियल कंसर्निंग वैरायटी ऑफ टॉपिक्स नीचे लिखा हुआ है, वो मैं अभी आपका नीचे वाली स्लाइड दिखा देता हूँ। वो कहते हैं जी कि आपने कंटेंट को सीखना है, मतलब दरमियान में जो मवाद लिखा होता है ना वो आपने देखना है। जो भी क्लास के अंदर टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं, आपने उन टॉपिक्स के मवाद के ऊपर गौर करना है कि कहाँ पर क्या बात हो रही है, क्यों हो रही है, क्या सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, क्या इसका टॉपिक सेंटेंस है। तो उन टॉपिक्स को लेकर आपने उनमें ये चीज़ें ढूंढनी है। और मेरा ख्याल है ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। प्रैक्टिकली आपने क्या करना है, हाँ ये अलबत्ता समझने की ज़रूरत है, टेक्स्ट इनटू विजुअल फॉर्म। आपने जो भी मिसाल क्लास के अंदर डिस्कस हुआ है जी, मिसाल आपको दे रहा हूँ, रोमांटिसिज्म एक टॉपिक है,
क्लास के अंदर जनाब वो डिस्कस हुआ है, तो आपने अब क्या करना है कि उसको विजुअल फॉर्म में तैयार करना है, उसको बताने की बजाय दिखाने वाली फॉर्म में तैयार करना है। मसलन बोर्ड के ऊपर आप उसके पॉइंट्स लिख सकते हैं, बच्चे देखेंगे समझेंगे, या कोई प्रेजेंटेशन आप तैयार करके वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल काम करने वाला है, याद करने वाली चीज़ कोई नहीं। अब मैं भी आपके सामने ये जो वीडियो पेश कर रहा हूँ ये विजुअल फॉर्म में ही है, मैं आपको चीज़ें दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, तो ये विजुअल फॉर्म में मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली। आप अगर अपने प्रिंट निकाल के आउटलाइन को पढ़ेंगे तो वो विजुअल फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब वहाँ पर भी ज़ाहिर है वो विजुअली लिखी होती हैं, आप पढ़कर ही देख कर ही उसको पढ़ लें तो वो विजुअल फॉर्म की वो भी एक शक्ल आपके सामने मौजूद है। तो नेक्स्ट जनाब हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट स्टडी स्किल्स में क्या है, तो कहता है जी रिकॉग्नाइज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर कल्चर एंड कंपेयर विद अदर नेशंस कल्चर। ये बड़ा आसान सा काम है और ये कौन सा, मतलब मैं तो इसको काम समझता ही नहीं हूँ कि जी आप अपने कल्चर के खदोखाल जानें और ये जो कुछ भी टॉपिक्स आपकी क्लास में डिस्कस हो रहे हैं, और अगर किसी इन टॉपिक्स में किसी और नेशन का, किसी और कंट्री का कल्चर डिस्कस हो रहा है, तो आप अपने कल्चर के साथ उसका मुआवजा कर लें और देख लें कि आपके कल्चर के अंदर कौन सी चीज़ें डिफरेंट हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि मेरे कल्चर के बारे में दुनिया क्या बातें करती है, हमारे कल्चर के बारे में दुनिया का क्या जो है जी वो व्यू है। इसके लिए कोई ख़ास टॉपिक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं जी। यहाँ पर असल काम करने वाला है, आपको फॉर्मल राइटिंग आनी चाहिए, लेटर राइटिंग आती है, उसके अंदर रिपोर्ट राइटिंग आती है, उसके अंदर फॉर्मल एसेज इसके अंदर आ जाते हैं, समरी राइटिंग जनाब इसके अंदर आ जाती है। ये काम आपने करने हैं। मैं प्रैक्टिकल की तरफ दोबारा स्लाइड को ऊपर लेकर जाऊँगा, पहले मैं आपको थ्योरी के बारे में अच्छी तरह से बता देता हूँ। अच्छा, थ्योरी में ये दो ही पॉइंट है, थ्योरी में ये दो ही पॉइंट है कि आपने फॉर्मल राइटिंग करनी है। फॉर्मल राइटिंग में हमने लेटर पढ़े हुए हैं, पर्सनल लेटर, बिजनेस लेटर, वो सारे रिवाइज़ कर लें। रिपोर्ट राइटिंग की हुई है वो रिवाइज़ कर लें, ऐसे राइटिंग की है रिवाइज़ कर लें, पैराग्राफ राइटिंग की हुई है रिवाइज़ कर लें। हाँ, ये अलबत्ता काम नहीं किया होगा अपने पिछले 3 सेमेस्टर्स के अंदर, ये काम आना चाहिए। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट काम, और वो है समरी राइटिंग। तो आपको समरी लिखने आनी चाहिए। समरी लिखना जो है वो बहुत बड़ी मैं इसको स्किल मानता हूँ, और ये समरी हमें लिखनी ज़रूर आनी चाहिए। ये काम नया है जो आपने इस सेमेस्टर में सीखना है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जी वो कहते हैं जो कुछ भी आपके कोर्स में पढ़ाया जा रहा है आप उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। तो अगर आप इस काबिल हैं, आपकी ग्रामर ठीक है तो आप इजहार करने के काबिल हैं, अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है तो फिर आप इजहार करने के काबिल नहीं हैं। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी कोर्स का हिस्सा नहीं है। फॉर्मल समरी राइटिंग की बात कर लें तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आपको जनाब नोट टेकिंग मेथड आने चाहिए। मतलब क्लास के अंदर नोट्स लेने हैं तो किस तरह लेने हैं और घर जाके किस तरह उनको प्रॉपर अरेंज करना है, आपको वो तरीक़ाकार आने चाहिए। वो 5 तरीके हैं जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाकर उनको पढ़ सकते हैं, अलहदा से करने की कोई चीज़ नहीं। नोट टेकिंग मेथड की अगर बात करें तो इसमें सबसे मशहूर मेथड है जो कॉर्नल मेथड। ये डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड भी यही है। कॉर्नल मेथड आप ज़रूर पढ़ें, इसके अंदर आपको नोट्स लेने के साथ साथ समरी किस तरह अच्छी तैयार करते हैं वो तरीक़ाकार भी बताया गया है। तो ये भी आपके सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर मौजूद है, इस पर भी ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से जाकर आप नोट टेकिंग मेथड कर लेंगे। वजह क्या है कि नोट्स लेते लेते आपको समरी लिखनी भी आ जाती है। पैराफ्रेजिंग हम ऑलरेडी सेमेस्टर नंबर 2 में ये ऑलरेडी सिलेबस में था, आपने पढ़ा या नहीं वो आपकी शक्कत के ऊपर था, लेकिन ये वह बहरहाल पैराफ्रेजिंग हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, अब आपने उसको रिवाइज़ करना है। नई चीज़ कोई नहीं, नई चीज़ समरी राइटिंग है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब आपने यहाँ पे प्रैक्टिकल काम क्या करना है, फॉर्मल समरी राइटिंग में आपने 1 या 2 सफ़े अगर आपको कभी दे दिए जाएँ तो आपको आना चाहिए कि मैंने 1-2 सफ़ों को रिड्यूस करके, कम करके एक पैराग्राफ की समरी किस तरह लिखनी है। भाई ये इतना काम आपको आना चाहिए, यहाँ भी समरी राइटिंग ही है, डिफरेंट काम कोई नहीं। तो लिहाजा समरी राइटिंग किस तरह करनी है सीख लें, उसके लिए नोट्स किस तरह बताते हैं वो सीख लें। यानी कि नोट्स सीख लेंगे तो समरी आ जाएगी, समरी आ जाएगी तो कोई भी लंबी चीज़ को आप रिड्यूस करके समरी उसकी प्रॉपर लिख सकते हैं।
उसके बाद जनाब बात आती है ऐसे राइटिंग की। ऐसे राइटिंग के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पिछले सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। नया काम यकीन करें बाखुदा नया काम कोई भी नहीं। आपने प्री राइटिंग करनी है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी। 2-3 तरीके थे कि शायद 4-5 तरीके थे कि जी हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, हमने माइंड मैपिंग करनी है, हमने आउटलाइनिंग करनी है, और बड़े काम हैं और बड़े तरीके हैं प्री राइटिंग करने के। मतलब अभी असल ऐसे नहीं शुरू हुआ, हमने उसकी प्री राइटिंग पहले स्टार्ट करनी। तो प्रैक्टिकली में देखना है आपने जी, मैं जो भी चीज़ लिखने जा रहा हूँ, ज़्यादा ज़ाहिर है यहाँ पर ऐसे की बात है, तो मैं जो भी ऐसे लिखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो मैंने किस तरह के लोगों के लिए लिखना है, ऐसे लिखने का मकसद क्या है, कौन सा मैंने फॉर्मेट में ये लिखना है। क्योंकि याद रहे जब आप चीज़ें टाइप करते हैं तो फिर टाइपिंग में बहुत सारे इंग्लिश में फॉर्मेट्स हैं, आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। कुछ चीज़ें ज़रा टेढ़ी करके लिखनी है, कुछ चीज़ें ज़रा वाइड करके लिखनी है, कुछ चीज़ें डबल स्पेस में लिखनी है, इसको फॉर्मेट कहते हैं। तो फॉर्मेट का ख्याल करना है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ें अपने ऐसे के बारे में, और वहाँ से नए नए आइडियाज़ जो हैं वो खुद जनरेट करें। सिलेक्ट एंड नैरो टॉपिक्स सिलेक्ट करें, जो भी टॉपिक पे ऐसे लिखना है, और उसको ज़्यादा बड़ा ना लिखें, उसकी चंद चीज़ें लिखें जितनी आपकी लिमिट है, जितना आप अच्छा लिख सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं। ऐसे की आउटलाइन लाजमी बनाएं। आउटलाइन के बगैर तो समझें किसी को इंट्रोडक्शन ही नहीं होना। अच्छा सा इंट्रोडक्शन दें जी। अब राइटिंग की तरफ आते हैं। प्री राइटिंग के बारे में आपने ऑलरेडी देख लिया कि वो क्या टेक्निक्स हैं। अब राइटिंग के बारे में आते हैं। तो अच्छा सा ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखें, अच्छे उसके पैराग्राफ्स लिखें, और नकल मारने से गुरेज करें। आपने अगर कोई भी चीज़ कहीं से सादा अल्फाज में उठा के अपने ऐसे में डाली है, या किसी की कोटेशन डाली है, या कोई हवाला डाला है, तो खुदारा उसका हवाला ज़रूर दें कि ये चीज़ मैंने कहाँ से ली है, किसने लिखी थी, और उठाकर मैंने अपने ऐसे में डाल ली। पैराग्राफ्स आपके कोहेरेंट होने चाहिए, कोई चीज़ इधर उधर की नहीं लिखनी, टॉपिक के बारे में ही लिखनी है। और अच्छा जो आखिरी पैराग्राफ होने चाहिए आपके, वो अच्छे होने चाहिए। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद आप अपने ऐसे को ना रिवाइज़ कर लें, एक दफ़ा इसको दोबारा ड्राफ्ट कर लें, रिवाइज़ कर लें, टीचर को दिखा दें, फीडबैक ले लें, और अगर कोई प्रॉब्लम उन्होंने बताई है तो इसको ख़त्म करके इसको रीड्राफ्ट कर लें, दोबारा इसको बना लें। फिर एडिटिंग कर लें, प्रूफ रीडिंग कर लें ग्रामर वगैरह की गलती के लिए। अब ये टॉपिक्स भी हम पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं कि एडिटिंग कैसे करते हैं, प्रूफ रीडिंग कैसे होती है, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, और रिवीजन कैसे करनी है। ये सारे काम हम सेकंड थर्ड सेमेस्टर के अंदर कर चुके हैं, नया काम कोई नहीं। आखिरी पॉइंट है जी एक्यूरेसी। आपने अब जो भी चीज़ लिखी है आपने उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है कि मैंने वो कितनी अच्छी लिखी है, कितनी गलतियों से पाक लिखी है। तो इन्होंने 6-7 पॉइंट्स बताए हुए थे, उन 6-7 पॉइंट्स का मैंने जो निचोड़ निकाल के यहाँ लिख दिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, ऑलरेडी लंबी हो जानी है। वहाँ पे क्या आपने करना है, एक्यूरेसी में चेक योर वर्क फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एरर्स। देखेंगे आपके काम के अंदर कोई गलतियाँ तो नहीं है, और इनको एरर फ्री बना लें, गलतियाँ निकाल लें, मतलब कि चीज़ को एक्यूरेट कर लें, चीज़ को बेहतरीन कर लें। अब जनाब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को आपने एडवांस्ड एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग का पेपर तैयार करते हुए कतन इग्नोर नहीं करना, बल्कि यही तैयार करके पेपर में जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने करम किया, एहसान किया, रहमत की, तो इनमें से 80% चीज़ें इंशाल्लाह पेपर में आएंगी। बाकी मैं हमेशा कहता होता हूँ एक जुमला मेरा फेवरेट है, गॉड नोज़ एवरीथिंग वी नो नथिंग। अल्लाह ताला की ज़ात सब कुछ जानती है, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और आपको बता सकते हैं। तो जनाब ये टॉपिक्स की मैंने लिस्ट दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको पढ़ भी देता हूँ जी। SQ3R स्कीमिंग, स्कैनिंग, एक्सपोजिटरी रीडिंग, ओपिनियन रीडिंग, फेमस वर्ड फैमिलीज़ आपको पता हो, लेटर राइटिंग रिवाइज करें, रिपोर्ट राइटिंग रिवीजन है, समरी राइटिंग सीख लें, क्रिएटिव राइटिंग के बारे में पढ़ लें, नोट टेकिंग मेथड्स के बारे में रिवीजन कर लें, पैराफ्रेजिंग को रिवाइज करें, प्री राइटिंग टेक्निक्स को रिवाइज करें, ऐसे राइटिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग वगैरह सब कुछ ऐसे के बारे में रिवाइज करें। प्रेसी राइटिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप लंबे लंबे पेजेस को और चैप्टर्स को एक या 2 पैराग्राफ्स में रिड्यूस कर सकते हैं, वरना आपको ये काम नहीं आना। समरी राइटिंग जो है वो प्रेसी राइटिंग के याद रखिएगा बहुत क्लोज है, बल्कि मैं कहूँगा कि दोनों सकी बहन नहीं समझें। पैराग्राफ राइटिंग है जनाब, तो ये चीज़ें हैं जो आपने
एडवांस्ड एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग का पेपर तैयार करते वक्त तैयार करनी है। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो ने आपकी काफ़ी परेशानी ख़त्म की होगी। आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि काफ़ी चीज़ें तो हम ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में पढ़ ही चुके हैं, इस सेमेस्टर में तो जस्ट उनको रिवाइज़ ही करना है। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप सब बच्चों के मार्क्स बेहतरीन आएँ। और कोई क्वेश्चन अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड हो या कोई भी हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर उस क्वेश्चन को ज़रूर डालिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।